हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हमने डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फॉइड को कि कैसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फॉइड को लोकेट करते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस में, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कंसीडर किया था। कुछ न्यूमेरिकल और हम लोग देखेंगे आज। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, जैसे क्वेश्चन जो है हमने लिख करके रखा है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है कि a compound is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and M atoms occupy 1/3 of tetrahedral voids. So what is the formula of the compound? तो देखो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहने का मतलब जब भी फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एटॉमिक रेशियो पता करते हैं कि जो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे किस रेशियो में हैं। और एटॉमिक रेशियो कैसे पता करेंगे, तो उस एटम्स के पोजीशन के अनुसार कि एटम कहां-कहां प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि n जो है ना वो सीसीपी लैटिस बना रहा है। अब इस सीसीपी लैटिस का मतलब बताएं कि सीसीपी और एफसीसी दोनों एक ही लैटिस होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सिंस n फॉर्म्स CCP lattice, therefore number of n per unit cell, इसलिए पर यूनिट सेल n का संख्या कितना होगा। तो देखो CCP या FCC लैटिस, तो FCC लैटिस में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली n भी जो है तो कितना होगा, 4। उसके बाद since M occupy 1/3 of tetrahedral voids, 1/3 of tetrahedral voids। तो अब यहां से सबसे पहले जानना होगा ना कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते कितने हैं। तो इसको जो है पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या होता है ना वह एटम या पार्टिकल की संख्या का 2 गुना होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या पार्टिकल के एटम के संख्या पार्टिकल की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ जो लैटिस बन रहा है वह सीसीपी बन रहा है। तो सीसीपी लैटिस में जो है टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, 4। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वह कितना बनेगा, इसका 2 गुना, मतलब 4 गुना 8। तो हम लिख देते हैं m यहाँ ऐसे कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी या फिर एफसीसी लैटिस। तो कितना, तो एटम की संख्या का 2 गुना, 2 × 4 8। अब बोला है कि जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है ना तो इसमें से 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है कौन, m। तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ m पर यूनिट सेल। तो कितना हो जाएगा, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है 8, इसका 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है तो 1/3 मतलब 8/3। तो इतना करने के बाद जो है फिर इसमें आगे हम लोग नंबर निकल गया दोनों का, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो पता करें, एटॉमिक रेशियो। तो एटॉमिक रेशियो 2 टाइप का एलिमेंट है ना, m और n। तो m कितना है 8/3 और n कितना है 4। तो फॉर्मूला यदि हम लोग यहां से लिखे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, m 8/3 n 4। लेकिन ध्यान रहे कि जब कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे ना तो इस तरह का फ्रैक्शन वाला रेशियो नहीं होना चाहिए, इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर रहेगा ना उसी डिनोमिनेटर से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, m 8/3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, n यहाँ 4 है तो इसको भी 3 से कर दो, कट जाएगा, तो हो जाएगा m 8 और n हो जाएगा 12। अब फिर से इसको यदि और छोटा से छोटा नंबर में कन्वर्ट करना चाहो तो 8 और 12 में देखो कि कॉमन क्या है, तो 4 दोनों के लिए कॉमन है, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। तो इसका जब सिंपलेस्ट फार्मूला लिखेंगे तो जाएगा m2n3। तो यही हुआ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए
मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने वाला, तो यही रूल है। सबसे पहले देखो कि पार्टिकल्स का पोजीशन कहाँ कहाँ है, वहां से पर यूनिट सेल पार्टिकल्स का संख्या कैलकुलेट कर लो। उतना करने के बाद एटॉमिक रेशियो निकालो, लास्ट में यहां से फॉर्मूला निकाल देना है। बस यहां ध्यान रहे कि यदि किसी का फ्रैक्शन में आ जा रहा है रेशियो, तो उसको ऐसे सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना अनिवार्य है। कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट का ही प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी बुक का। A compound forms hexagonal close packed structure, मतलब कंपाउंड का बोल रहा है कि HCP स्ट्रक्चर है। What is the total number of voids in 0.5 mole of it and how many of these are tetrahedral voids? तो सबसे पहला बात यहाँ दिया हुआ है कि HCP लैटिस है, इस लैटिस से बहुत ज्यादा हम लोग का मतलब नहीं है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि यहाँ जो कंपाउंड है उसका बोल रहा है कि 0.5 मोल में कितना टोटल वॉइड होगा, और जितना भी टोटल वॉइड हो फिर उसमें से टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा। तो देखो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का 0.5 मोल में जो है कितना एटम्स होगा। तो देखो एक जो स्टैंडर्ड बात हम लोग पढ़े हैं कि एक मोल किसी भी चीज का लोगे तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर इतना हो जाएगा एक मोल के लिए। यहाँ कितना दिया हुआ है 0.5 मोल, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये 0.5 को ऐसे 1/2 करके भी लिख सकते हो, कितना जाएगा 3.011 इंटू 10 का पावर 23। तो ये आपका हुआ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड। अब याद करो अभी बताए कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना वह एटम के संख्या का 2 गुना होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एटम के संख्या के बराबर होता है। मतलब यदि इस एटम के संख्या को हम लोग मान लें n, तो इसके पहले हम लोग पढ़े क्या है कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड वो होता है 2n के बराबर। तो 2n कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.011 इंटू 10 का पावर 23, तो वही चीज आ जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। उसी प्रकार से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो वो होता है एटम के संख्या के बराबर मतलब n। तो n एटम जो आया यहाँ पे 3.011 इंटू 10 का पावर 23। ऑब्वियसली अब जब टोटल नंबर ऑफ वॉइड निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो क्या करेंगे दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ बन रहा था हम लोग का 2n, ये है n, तो जोड़ने के बाद कितना जाएगा 2n प्लस n मतलब 3n। 3 और एटम का संख्या दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 का पावर 23, तो जाएगा 9.033 इंटू 10 का पावर 23। तो ये इसका आंसर हो गया कि टोटल वॉइड 9.033 इंटू 10 का पावर 23, उसमें से टेट्राहेड्रल वॉइड इतना। शायद ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी पूछ देता तो फिर हम लोग इसके अनुसार से निकाल लेते। मतलब वॉइड निकालने के बारे में जब भी पूछे तो सबसे पहले एटम्स का संख्या को देखो, और जो एटम का संख्या है उसका 2 गुना कर देंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या और उतना ही के बराबर रहेगा, तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे हम लोग कंसीडर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें से एक हम लोग का है न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल जो है एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, मतलब एक यूनिट सेल में जितने भी डायमेंशन होते हैं, चाहे उसका एज लेंथ हो, चाहे नंबर ऑफ एटम्स हो, या उस हिसाब से यदि उसका डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहिए, तो इस सब चीज को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसी का डेरिवेशन अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो अभी एक यूनिट सेल जो है मैंने यहाँ कंसीडर किया है क्यूबिक यूनिट सेल है। मान ले कि इस क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है a के बराबर है, यूनिट अपने हिसाब से a सेंटीमीटर, a मीटर, जिस हिसाब से लेना चाहो ले सकते हो। तो मान ले हम लोग यहां से लेट a बराबर एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऐसा। अब यदि यहां से हम लोग कैलकुलेट करना चाहें डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम।
इसको मान ले 1। तो मास और वॉल्यूम देखो, तो मास कहने का मतलब इस यूनिट सेल का ही मास, और यूनिट सेल का मास कहने का मतलब हुआ कि इस यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, वे सारे एटम्स का मास, तो उन सभी एटम्स का मास जो है यूनिट सेल के मास के बराबर होगा, और वॉल्यूम इसी यूनिट सेल का ही निकालना है। तो चूंकि यूनिट सेल यहाँ क्यूब के टाइप का है, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, मतलब ए क्यूब यहां से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद मास ऑफ द यूनिट सेल, इसको मान लो 2। तो मास ऑफ द यूनिट सेल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। मान लें कि टोटल एटम का संख्या उसमें z के बराबर है, इनटू एक एटम का मास। तो देखो एक एटम का मास कैसे निकलता है, तो उसके लिए एटॉमिक मास को डिवाइड किया जाता है अवोगैड्रो नंबर से। जो एटॉमिक मास होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वह उसके 1 मोल एटम का मास होता है। यहाँ 1 मोल हम लोगों ने नहीं देखा है, बल्कि यहाँ एक एटम को कंसीडर करना है। तो एक एटम का मास यदि पता करना हो तो एटॉमिक मास बाई उसका अवोगैड्रो नंबर। तो Z इंटू एटॉमिक मास को यदि हम लोग मान लें m और अवोगैड्रो नंबर मान लें Na, यहाँ m हो गया एटॉमिक मास और Na जो है अवोगैड्रोस नंबर, अवोगैड्रोस नंबर। अभी जो 3 एक्सप्रेशन आया 1, 2 और 3, तीनों को कंसीडर करते हैं। फ्रॉम 1, 2 and 3 we have तीनों को मिला देते हैं तो डेंसिटी रो से इसको दिखाया जाता है इक्वल टू क्या है, मास बाई वॉल्यूम, और मास आया है इतना Z इंटू m बाई Na डिवाइडेड बाई डेंसिटी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका कितना लिखे हैं a क्यूब। तो a क्यूब इसको बढ़िया से अरेंज कर दो, तो Z इंटू m और नीचे हो जाएगा a क्यूब इंटू Na। तो यही हो गया डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। इसी में से देखो अब यूनिट की बात करें यदि हम लोग, तो Z तो जो है नंबर ऑफ एटम हुआ, कोई यूनिट नहीं होगा। अवोगैड्रो नंबर, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। अभी बचा है यहाँ मास, और यहाँ पे है एज लेंथ। तो यदि मास आप ग्राम में कंसीडर करते हो, एज लेंथ सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, Z इंटू m a क्यूब इंटू Na ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जनरली जो डेंसिटी का यूनिट हम लोग लिखते हैं, और इसको यदि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन डेंसिटी जनरली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यही एक फॉर्मूला है। इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल है जो एग्जामिनेशन में आते हैं उसके लिए एकमात्र यही फॉर्मूला है। रो यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एज लेंथ का क्यूब इनटू अवोगैड्रो नंबर। अब देखो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं ना, तो इसमें देखोगे फॉर्मूला में टोटल 5 टर्म्स है, डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास, एज लेंथ और अवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन में क्या होता है ना कि 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, 5 में से कोई 5 टर्म में से कोई 4 टर्म्स दिए हुए रहेंगे, 5वां टर्म निकालने बोलेगा। हो सकता है कि यही चारों दिया हुआ हो, डेंसिटी निकालने बोले, या हो सकता है कि डेंसिटी दिया हुआ हो, एटॉमिक मास दिया हुआ हो, एज लेंथ पता हो, अवोगैड्रो नंबर तो ऑलरेडी नोन है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछ दे, या कभी-कभार ऐसा होता है कि अवोगैड्रो नंबर के बारे में ही पूछ देता है, डाटा दे देगा, बोलेगा Na का वैल्यू निकालो। तो देखो अवोगैड्रो नंबर का जो भी वैल्यू निकालोगे किसी भी क्वेश्चन से, तो उसका वैल्यू फिक्स्ड ही आएगा। जो अवोगैड्रो नंबर का डिटरमाइंड वैल्यू है 6.022 into 10 का पावर 23। तो इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। इस फार्मूला में बताया कि टोटल 5 टर्म्स में से कोई भी 4 टर्म्स का दिया हुआ रहेगा वैल्यू, 5वां टर्म्स का निकालना होगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन अभी हम लोग कंसीडर करेंगे।
तो देखो अभी जो फॉर्मूला बताया ना डेंसिटी से रिलेटेड, उसी फॉर्मूला पे आधारित एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ही है, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम है। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 into 10 का पावर -2 किलोग्राम पर मोल फॉर्म्स या क्यूबिक यूनिट सेल with edge length 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 का power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, what is the nature of the cubic unit cell? सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ क्या है उसको देखो, बोल रहा है कि जो एलिमेंट है ना वह क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। अब याद करो क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग तीन टाइप का पढ़े हैं। तीन टाइप का कौन कौन सा? सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी। तो इस सब के आधार पर हम लोग को बतलाना है कि जो यहाँ क्यूबिक यूनिट सेल है कौन सा होगा, एससीसी होगा, बीसीसी होगा या एफसीसी होगा। तो कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा इसके लिए पहले देख लो ना कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग का। तो सबसे पहले मोलर मास मतलब उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। यदि इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें तो एटॉमिक मास, सॉल्यूशन में एटॉमिक मास दिया हुआ है 2.7 into 10 का पावर -2 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद एज लेंथ दिया हुआ है, एटॉमिक मास कहने का मतलब ये m का वैल्यू हुआ, एज लेंथ a 405 पिकोमीटर। देखो इस पिकोमीटर को कन्वर्ट करना होगा, तो पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां देखना है डेंसिटी किस फॉर्म में है। तो डेंसिटी देखो यहां पर मीटर क्यूब में है, मतलब ये पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो 405 और 1 पिकोमीटर बराबर 10 का पावर -12 मीटर, ऐसे। तो ये आ गया a का वैल्यू। उसके बाद डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी रो का वैल्यू दिया हुआ है 2.7 into 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, यहां से आ गया ऐसा। उसके बाद एक आवोगाड्रो नंबर, आवोगाड्रो नंबर, तो आवोगाड्रो नंबर का वैल्यू फिक्स आता है, दिया हुआ नहीं रहेगा, इसको याद रखना है कि Na का वैल्यू 6.022 into 10 का पावर 23, इतना वैल्यू हम लोग को पता है। अब देखो चार टर्म कौन कौन दिया हुआ है, कैपिटल M मतलब एटॉमिक मास पता है, एज लेंथ मतलब A पता है, डेंसिटी मतलब रो पता है, आवोगाड्रो नंबर Na। फॉर्मूला जो अभी डिराइव किए थे हम लोग क्या था, रो बराबर था Z into M A क्यूब into Na। देखो ये पांच टर्म था, इसमें से चार टर्म कौन कौन दिया हुआ है, M पता है, A पता है, Na पता है, रो पता है, मतलब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, Z मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से लिखेंगे हम लोग वी हैव रो बराबर Z into M A क्यूब into Na। तो यहां से हम लोग को Z निकालना है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, इधर ही मल्टीप्लाई में रो into A क्यूब into Na by M। अब सब का वैल्यू जो है ना यहां से पुट कर देना है। तो रो डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 2.7 into 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। एज लेंथ कितना दिया हुआ है, इतना 405 into 10 का पावर -12 मीटर, तो इसका होल क्यूब कर देंगे, इनटू आवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाई m। तो m मतलब एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, सॉरी यहां से, हाँ ठीक है, एटॉमिक मास जो है 10 का पावर 3 दिया हुआ है माइनस, हाँ ठीक है, एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना 2.7 into 10 का पावर -2 kg पर मोल। इसको भी हम लोग यहाँ पर मोल में लिखेंगे। अब सबसे पहले ना यूनिट को कैंसिल करो, तो देखो केजी कट जाएगा, आवोगाड्रो नंबर को पर मोल लिख सकते हैं, तो पर मोल भी यहां से कट जाएगा। उसके बाद बचा यहाँ पर मीटर क्यूब, और यहाँ मीटर का होल क्यूब है, तो ये भी कट जाएगा, तो ई वाला यूनिट इसके साथ कट जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या बचा, ये 2 पॉइंट, ये भी कट जाएगा,
तो 10 का पावर 3 405 इंटू 10 का पावर -12 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और नीचे बचा 10 का पावर -2। इतना को जो है हम लोग को सॉल्व करना है जेड का वैल्यू के लिए। अब देखो अब यहाँ जितने भी टर्म्स है ना, सभी टर्म्स को यदि सॉल्व करोगे, यूनिट तो सब कट ही गया। अब इसको जो है ना केवल गुना भाग करना है, इसका होल क्यूब कर देना है, इसको यहाँ 10 की पावर -2 है। इस सब पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ से z का वैल्यू जो है आ जाएगा 4 के बराबर। मे भी कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्ट 4 नहीं आए, 3.9 आ जाए या 4.1 आ जाए, 4.2 आ जाए, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख देना है 4 के बराबर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको कैलकुलेशन में, और कहीं देख लेना कहीं मिस्टेक है तो सुधार करके, बस अभी पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो z का वैल्यू आएगा वह कितना के बराबर आएगा 4। अब देखो जो नंबर ऑफ एटम है ना यूनिट सेल में, कितना के बराबर आया 4 के बराबर। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि पर यूनिट सेल 4 एटम्स कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होता है। तो जरा याद करो, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 1 एटम पर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए 2 और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए 4। तो जो 4 पार्टिकल्स आए हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दिया हुआ क्यूबिक यूनिट सेल है कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां से हम लोग कंक्लूड करके लिख देंगे देयरफॉर द गिवन क्यूबिक यूनिट सेल इज FCC, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं CCP। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसमें से जो 5 टर्म है, 5 में से कोई भी 4 दिया हुआ रहेगा, 5वां यहां से निकालना रहेगा। जैसे यहाँ नंबर ऑफ एटम निकालना था, लेकिन डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है कि नंबर ऑफ एटम निकालो, इसमें पूछ रहा है किस टाइप का यूनिट सेल होगा। तो ये थोड़ा डिस्टिंक्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए इसी को हम बताए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, 4-5 क्वेश्चन इस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे, फिर इसमें जो प्रॉब्लम होगा आप लोग हमसे पूछोगे। तो इस तरह से आज जो है हमने फॉर्मूला का डेरिवेशन और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे, इन सारे क्वेश्चन को जो है स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को जो है आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।